नमस्कार आप सभी दोस्तों को इस वीडियो को देखने के लिए और आपको तहे दिल से इस वीडियो को देखने के लिए मैं आपको स्वागत करता हूं इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल BM एजुकेशन क्लास 8 के अंदर, जहां पर हमने किलर बैच आपके लिए लॉन्च किया था, जहां पर हम वन शॉट वीडियो या फिर लेक्चर वाइज वीडियोस डालते रहेंगे हर सब्जेक्ट्स के। ठीक, तो आज हम एक नया चैप्टर लेके आए हैं साइंस का, जिसका नाम है मटेरियल्स, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। मटेरियल्स यानी बेसिकली जो आपके सब्सटेंस, आपके घर में जो सब्सटेंस आपको मिलते हैं, आइदर वो मेटल होते हैं या फिर नॉन मेटल होते हैं। तो आप मुझे एक लिस्ट बना के दोगे कमेंट बॉक्स में कि क्या क्या चीज़ें आपके घर में मेटल है और क्या क्या चीज़ें आपके घर में नॉन मेटल है। मुझे लिस्ट बना के दो। ठीक, तो इस वीडियो को हम बहुत जल्दी ही शुरू करेंगे। तो चैप्टर का नाम क्या है? मटेरियल्स, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। ठीक, तो आगे बढ़ते हैं। देखिए, हैंड रिटेन नोट से आपके लिए, आप चाहो तो इनके स्लाइड वाइज इसको लिख सकते हो पॉज मार के, या फिर स्क्रीनशॉट ले सकते हो, जो कि आपकी इच्छा है। देखिए, मेटल्स क्या है? मेटल बेसिकली स्ट्रॉन्ग होते हैं और ड्यूरेबल होते हैं। स्ट्रॉन्ग यानी मजबूत होते हैं। आपके घर में जो कोई भी चीज़ हार्ड वाली है वो मेटल हो सकती है और आपके घर में बहुत समय तक पड़ी हुई है। जैसे कि आपके घर में आयरन का, आयरन क्या है? कौन सा आयरन की बात? जो प्रेस वाला आयरन नहीं, लोहा आयरन, उसकी बात कर रहा हूँ मैं, लोहा आयरन। ठीक है, जो आयरन से, देखिए आपने आपके घर में देखा होगा कि आयरन से बने हुए बेड होते हैं। अगर बहुत समय उस बेड को हो गया तो वो रस्टिंग हो गया होगा, उसके ऊपर ब्राउनिश कलर चढ़ गया होगा। बट बहुत समय के बाद आयरन को विदाउट यूज, देखिए आयरन को, अगर आपके घर में जो आयरन वाला बेड, जो फोल्डिंग बेड्स होता है, उसके जो नीचे जो सपोर्ट लगा होता है वो आयरन से बना हुआ होता है। अगर आपको विदाउट यूज आपने बहुत समय उसको रख दिया तो वो खराब हो जाता है, यानी रस्टिंग होता है आयरन का। अगर आप यूज़ करते रह रहे हो और बहुत साल हो चुका तो यूज़ रहेगा। तो इसलिए कहा था मेटल बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं और बहुत लंबे रेस के घोड़े होते हैं, यानी बहुत लंबे समय तक चलते हैं, तो इसलिए हम इनको ड्यूरेबल कहते हैं। देखिए, जो मेटल्स होते हैं वो हर जगह आपको मिलेंगे। आपके घर में जितने सारे एप्लीकेंस हैं या फिर इलेक्ट्रिक एप्लीकेंस हैं, वो सभी मेटल्स हैं। आपके गाड़ी में यूज़ होता है, आपके स्कूटी में यूज़ होता है, आपके साइकिल में यूज़ होता है, कुछ ऑटोमोबाइल, यानी सभी ऑटोमोबाइल्स में यूज़ होता है। मशीनरीज में यूज़ होता है, बहुत सारे मशीन में हम मेटल्स का यूज़ करते हैं। ठीक, आगे बढ़ें, चलिए बढ़ते हैं। देखिए, जानते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स। फिजिकल और केमिकल का मतलब क्या? फिजिकली, फिजिकल को फिजिकली से देखो। मैंने कहा कि मैं आपको फिजिकली देख रहा हूँ, फिजिकली देख रहा हूँ यानी मैं आपके सामने भी खड़ा हूँ और आपको देख रहा हूँ। और मैं बोलूँ मैंने आपको केमिकली देखा, केमिकली देखना यानी मेरे को आपको देखा ही नहीं, यानी वो रिएक्शन, यानी केमिकल रिएक्शन, यानी केमिकली प्रॉपर्टीज़ क्या होंगी? वो प्रॉपर्टीज़ जो हमें दिखते नहीं है, उसके लिए एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करना पड़ता है। बट फिजिकल प्रॉपर्टी तो आम इंसान भी देख सकता है। फिजिकली देखना यानी आपके घर में जो दीवार है, उस दीवार को आपने देखा, ये फिजिकल है, बट उस दीवार के अंदर क्या मटेरियल्स, क्या एटम, क्या प्रोटॉन्स, क्या उसके अंदर क्या सब यूनिट्स है, वो आपको दिख रहे हैं? दिख रहे हैं क्या? वो दीवार किससे बनी है, कौन से कंपनी के यूनिट से बनी है, वो आपको पता है? नहीं पता। यानी अंदर की चीज़ आपको नहीं पता चलती, उसके लिए आपको एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करने पड़ते हैं, वो केमिकल प्रॉपर्टीज़ होते हैं। और केमिकल प्रॉपर्टीज़ हम जानते कैसे? केमिकल रिएक्शन करके और केमिकल एक्सपेरिमेंट करके। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स क्या है? देखिए, मेटल बेसिकली, देखिए मेटल, अगर आप मेटल की ड्राइंग करोगे तो मेटल का जो नीचे वाला पार्ट, उसको हम बेस कहते हैं। क्या कहते हैं? बेस। जो मेटल का बेस होता है वो बेसिकली एक इलेक्ट्रिक आयरन से बना होता है। आपके घर में अगर आयरन है, कौन सा आयरन की बात कर रहा हूँ? जो प्रेस वाला आयरन, जिससे आप कपड़े प्रेस करते हो, वो आयरन अगर आपके घर के पास है, घर के अंदर है, उसको रखो, उसके बेस यानी उसके नीचे को टच करो, वो मेटल है। ठीक, यानी कहा जाए तो वो एक आयरन है। देखिए, मेटल की एक खासियत है कि मेटल हीट कंडक्ट करता है। जब आप घर में आपके ड्रेस को प्रेस करते हो आयरन की मदद से, तो उसके जो नीचे वाला बेस होता है, जो कि इलेक्ट्रिक आयरन से बना है, जो कि गर्म हो जाता है। इसका तात्पर्य क्या है? इसका तात्पर्य यही है कि मेटल कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी, कंडक्ट करते हैं हीट। बट मैंने यहाँ पर एक पॉइंट लिखा है कि मेटल कंडक्ट नहीं करते इलेक्ट्रिसिटी। भाई साहब, बिजली क्यों नहीं कंडक्ट करते? हीट तो कंडक्ट करते हैं। देखिए, हीट कंडक्ट करने का एग्जांपल क्या है? आपके घर में जो प्रेस है, जिसे आप प्रेस करते हो, जिस आयरन से कपड़े को, तो उसको आप पहले प्रेस कर लो 2-3
मिनट, फिर देखो उसके बेस को थोड़ा सा टच कर लो, आपको हीट महसूस होगा। क्या आप उसको जब टच करते हो क्या आपको झटका महसूस होता है? कभी आपको करंट लगता है? नहीं लगता। जब आप कपड़े प्रेस कर सकते हो, करने के बाद आपको उसको नीचे वाला जो बेस है जो इलेक्ट्रिक आयरन से बना है वो आपको गर्म लगता है, बट उससे आपको झटके या फिर बिजली का अनुभव नहीं होता, यानी इलेक्ट्रिसिटी का अनुभव नहीं होता। तो इसका तात्पर्य यह है कि मेटल्स कंडक्ट नहीं करते इलेक्ट्रिसिटी। और मेटल्स को माना जाता है ये बहुत अच्छे गुड कंडक्टर ऑफ हीट है, यानी ये आप गर्माहट को, जो हीट बेसिकली एक फॉर्म है एनर्जी का एक फॉर्म है। देखिए हीट यानी गुड कंडक्टर यानी क्या होता है? कंडक्टर ऐसे पदार्थ होते हैं जो कि इलेक्ट्रिसिटी को अपने अंदर से पास होने देते। तो अगर गुड कंडक्टर ऑफ हीट का यानी एक ऐसे पदार्थ हैं जो कि अपने अंदर से हीट को यानी गर्माहट को इजीली पास होने देते हैं और इजीली चले जाने के लिए कहते हैं। ठीक है, क्लियर है? तो इसीलिए मेटल्स कंडक्ट कर सकते हैं हीट, बट इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर सकते। ठीक, क्लियर? चीजें क्लियर हुई? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए अगर आपने मेटल को वायर्स में ड्रॉन कर दिया, वायर्स, देखिए आयरन को हम पीट पीट के आयरन का एक लंबा तार नहीं बनाते क्या? देखा नहीं आपने? आयरन को पीट के ड्रॉन करते हैं एक लंबे वायर में। आयरन के तार आपने देखे होंगे, कहाँ देखे होंगे भाई साहब? जेल के अंदर देखे हो। जेल के दीवार के ऊपर जो एक आयरन प्लेटेड रोड जाती है, जो आयरन से बनी हुई एक वायर जाती है। तो जब भी आप किसी मेटल को वायर में तोड़ दोगे या फिर ड्रॉन करोगे, उस प्रॉपर्टी ऑफ मेटल को हम कहते हैं डक्टिलिटी। यानी जिस भी किसी मेटल को, यानी मेटल्स बेसिकली डक्टाइल होते हैं क्योंकि मेटल्स को हम थिन वायर्स में ड्रॉन कर सकते हैं, यानी उनको कन्वर्ट कर सकते हैं। यानी तात्पर्य इसका यह है कि अगर ये एक मेटल है तो इस मेटल को मैं एक वायर के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकता हूँ। ये अगर के मेटल है और इस मेटल को अब मैंने कन्वर्ट करके क्या कर दिया? वायर कर दिया। तो इस प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं? डक्टिलिटी कहते हैं। क्या कहते हैं? डक्टिलिटी। और वहीं अगर मैंने मेटल को फ्लैट शीट्स, आपने देखा होगा गोल्ड, ये गोल्ड है, ये गोल्ड का एक बिस्कुट है, गोल्ड बिस्कुट हम लगाते हैं ना, अपने पैसे को गोल्ड बिस्कुट में कन्वर्ट करते हैं और बैंक में रहते हैं। जो गोल्ड बिस्कुट होता है उसको हम मार के एक A4 साइज पेपर में बना सकते हैं। A4 साइज पेपर में, यानी थिन शीट, बहुत पतले शीट में बना सकते हैं। जब भी आप मेटल को ड्रॉन करो फ्लैट शीट्स में तो उस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं मैलिएबिलिटी, यानी मेटल्स बहुत मैलिएबल होते हैं। देखिए आप अपने घर में जो बर्तन से, आपके घर में जितने भी सारे बर्तन यानी यूटेंसिल्स हैं उनको लाओ और एक पेन लाओ, अपना एक पेन लाओ और उसको मारो। उस बर्तन को अपने पेन की मदद से मारो या फिर एक हथियार लो उसको मारो। तो आप जब उसको मारोगे यानी आपके घर में जो बर्तन है, जो भी सारे आयरन के पदार्थ हैं, आप उनमें कोई भी चीज़ लेके अगर मारोगे तो आपको एक साउंड प्रोड्यूस होगा। तो इसका मतलब ये है कि आप जिस भी किसी मेटल को मारोगे तो आपको एक साउंड जनरेट हुआ मिलेगा। यानी ये एक मेटल है और आपको किसी भी हेल्प से इस मेटल को आपने मारा तो उससे एक साउंड पदार्थ होगा। आपके घर में बर्तन है तो बर्तन को आप क्या करें? बर्तन को लाइए और उसके सामने अपना पेन को लेकर से मारिए, तो क्या होगा? इससे पता चलेगा कि मेटल्स आर प्रोड्यूस साउंड। और मेटल्स के जो सरफेस होते हैं आपके घर में, जो आप जिसमें खाना खाते हो, जो स्टील में खाना खाते हो, भाई स्टील तो एक मेटल है। जो स्टील में आप स्टेनलेस स्टील में खाना खाते हो उसमें आपका चेहरा नहीं दिखता, वो बहुत ही हाईली पॉलिश्ड सरफेस, यानी बहुत ही चिकना सरफेस है मेटल्स। आइए पढ़ते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आप मेटल को ऑक्साइड के साथ रिएक्ट कराओगे तो आपको मेटेलिक ऑक्साइड मिलेगा। देखिए चीज़ों को आप इस प्रकार से समझिए, चीज़ें, ये क्या होता है? ये पीएच स्केल होता है। क्या होता है? पीएच स्केल। देखिए बीच में होता है 7, यहाँ होता है 0 1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 13 14। यहाँ पर कहने का मतलब जो 7 है, ये एक स्केल है। जैसे कि आपके पास एक 15 सेंटीमीटर वाला स्केल होता है, उसी प्रकार से एक पीएच स्केल होता है। पीएच स्केल में बीचों में जो 7 नंबर होता है इसको न्यूट्रल माना जाता है, और 7 से ये वाले एरियाज इनको एसिडिक माना जाता है,
और इनको मनाते हैं बेसिक। तो ये चीज़ आप सिंपली याद रखो कि 7 न्यूट्रल, 7 से कम एसिडिक, 7 से ज़्यादा बेसिक। आइए क्या क्या देखिए मेटल को जब ऑक्साइड, देखिए ऑक्साइड कैसे बनता है। ऑक्सीजन को आप जो रिएक्शन कराओगे, ऑक्सीजन का रिएक्ट करके ही हम ऑक्साइड बनाते हैं, ऑक्सीजन का रिएक्ट करके ही हम ऑक्साइड बनाते हैं। तो अब जब उसी मेटल को ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करो तो आपको मेटलिक ऑक्साइड मिलेगा, जो कि बेसिक इन नेचर, यानी 7 से लेकर 14 तक पीएच वैल्यू। वही मेटल को अगर पानी के साथ, पानी का फॉर्मूला क्या है याद रखिए, वाटर का फॉर्मूला क्या है, वाटर का फॉर्मूला क्या, H2O। H यहाँ पर H, नीचे 2O, ये H2 है, क्या है, पानी का फॉर्मूला, याद रखिए इस चीज़ को। जब आप मेटल को वाटर के साथ रिएक्ट करो तब मेटल हाइड्रोक्साइड मिलेगा और H2 हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिया के यानी क्या है, पोटासियम होता है। के यानी क्या है, पोटासियम, जो कि एक मेटल है। पोटासियम बेसिकली एक मेटल है। ऐड करिए इसके साथ, मैंने ऐड यानी रिएक्ट मैंने किया, रिएक्ट किया किसके साथ, पानी के साथ। पानी का फॉर्मूला क्या है, पानी पानी, हाजलू है पानी पानी, यानी H2O। तो क्या आएगा भाई, तो मैंने कहा मेटल हाइड्रोक्साइड आएगा। देखिए हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला क्या है, हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला है OH, हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला है OH। याद रखना ये चीज़ें याद रखनी है। पोटासियम का सिंबल है K, पानी का सिंबल है H2O, KHO। HO क्या है, OH क्या है, हाइड्रोक्साइड। तो इसको हम क्या कहेंगे, इस पूरे एलिमेंट को हम कहते हैं पोटाशियम, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड। और मैंने कहा था कि H2 गैस रिलीज होगा, तो H2 गैस क्या होगा, रिलीज होगा, यानी रिलीज होता ही आसमान की ओर भागेगा। दैट्स इट, बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट। आइए जब मेटल को रिएक्ट कराओगे एसिड के साथ, एसिड जैसे कि HCl, जिनकी pH वैल्यू 0 से लेकर 7 के अंदर होती है। एसिड जैसे कि HCl, HNO3, H2SO4। याद रखिए आप क्या कहते हैं, देखिए HCl को कहा क्या आता है, HCl को कहा जाता है हाइड्रो, H मीन्स हाइड्रोजन, Cl में देखिए H, देखिए H का सिंबल क्या है, H यानी हाइड्रोजन, Cl यानी होता है क्लोरीन। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड इसे हम कहते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड कहा था HCl को, ठीक। फिर आइए HNO3 क्या है, HNO3 देखिए यहाँ पर क्या चीज़ें हैं, H यानी क्या है, हाइड्रोजन होता है, H यानी हाइड्रोजन होता है, N यानी नाइट्रोजन होता है, O यानी ऑक्सीजन होता है। तो इस पूरे को हम क्या कहते हैं, नाइट्रिक एसिड। क्या कहते हैं, नाइट्रिक एसिड। H यानी हाइड्रोजन, N यानी नाइट्रोजन, O यानी ऑक्सीजन। तो इसे क्या कहते हैं गाइस, नाइट्रिक एसिड कहा जाता है, नाइट्रिक एसिड। देखिए एक और चीज़ यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा, बहुत बच्चे बोलेंगे सर HCl यानी तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, H से शुरू होता है, तो यहाँ पर हाइड्रो नाइट्रो ऑक्साइड क्लोराइड क्यों नहीं हुआ। देखिए देखिए ये जो चीज़ें आपको बता रही है याद रखनी पड़ेगी गाइस। HNO3 यहाँ पर लिखा गया है, HNO3। देखिए आज होल HNO3 को हम क्या कहते हैं, नाइट्रेट कहते हैं। क्या लिखो भाई, नाइट्रेट कहते हैं। यानी जहाँ पर भी आपको NO3 दिखा हुआ मिले, NO3, तो NO3 इस पूरे वर्ड को हम नाइट्रेट पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, नाइट्रेट। और वहीं SO4 को हम क्या पढ़ते हैं, SO4 को हम पढ़ते हैं सल्फेट। क्या पढ़ते हैं, सल्फेट। NO3 नाइट्रेट, SO4 सल्फेट। तो वहीं देखो H2SO4 को हम क्या कहते हैं, लिखिए भाई साहब, ये सभी चीज़ें लिखिए यार मेरे साथ। H2SO, पहले हर एक एलिमेंट को जान लेते। H यानी हाइड्रोजन, S यानी सल्फर, O यानी ऑक्सीजन होता है। तो मैंने कहा था SO4 यानी एज ए होल क्या होता है,
सल्फेट होता है। तो इसको हम क्या कहेंगे? हाइड्रोसल्फरिक एसिड। क्या कहते हैं इसको? हाइड्रोसल्फरिक एसिड, या फिर इसका एक और नाम है सिर्फ सल्फरिक एसिड। आप इसको हाइड्रोसल्फरिक एसिड कह सकते हो या फिर सिर्फ सल्फरिक एसिड कह सकते हो। तो टॉपिक में आ जाते हैं। मेटल को एसिड जैसे कि HCl के साथ अगर रिएक्ट करो तो आपको मेटल का सॉल्ट मिलेगा और एक हाइड्रोजन गैस मिलेगा। एग्जाम्पल मेटल जैसे कि क्या है मेरे याद करते हैं। सोडियम एक मेटल है, Na क्या है भाई? Na यानी सोडियम, जो कि मेटल है, जिसके साथ मैं एक एसिड को रिएक्ट कराऊंगा HCl क्या है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो इन दोनों को प्लस साइन क्या डोनेट करा? रिएक्ट, यानी सोडियम को जब मैंने HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्ट कराया तो मुझे क्या मिलेगा? NaCl। कैसे हो रहा है पता चल रहा है? ये Na यहाँ पर सोडियम है, यहाँ पर क्लोरीन है, इन दोनों को मिला लो और हाइड्रोजन को रिलीज कर लो। तो क्या यहाँ पर प्लस रिलीज आएगा? H2 गैस इज रिलीज। यहाँ पर मैं ये सिंबल क्यों बना रहा हूँ? इस सिंबल बनाने का तात्पर्य है कि जो हाइड्रोजन गैस जो रिलीज हो रहा है वो आसमान की ओर मूव कर रहा है, नीचे की ओर नहीं, आसमान की बुलंदी की ओर छू रहा है। गाइस चीजें क्लियर है? आई होप कि चीजें क्लियर हो रही है, कि एक बार क्लियर नहीं होगी तो धीरे धीरे चीजें क्लियर होती जाएगी भाई। तो सोडियम को जब मैंने HCl जो कि एक एसिड का नाम है उसके साथ रिएक्ट कराया तो मुझे एक NaCl मिला। NaCl क्या है? सॉल्ट है। आप घर में जो नमक यूज करते हो वो नमक NaCl है, वो नमक NaCl है। NaCl को क्या कहते हैं? सोडियम, क्या कहते हैं? सोडियम क्लोराइड। यानी NaCl को हम क्या कहते हैं? सोडियम क्लोराइड, जो कि आपके घर में जो कॉमन सॉल्ट, जो नमक आप घर में टेस्ट करने के लिए यूज करते हो ना, खाते हो, वही नमक NaCl है। ठीक, वही जो नमक आपके जो घर में जो नमक आप यूज करते हो उसका फॉर्मूला है NaCl, जिसको हम सोडियम क्लोराइड कहते हैं। ये एक इम्पोर्टेंट चीज है। जिंक, ये Zn, इसको थोड़ा सा समझाएंगे आपको। Zed यानी होता है जिंक, याद रखो जिंक। CuSO4, देखिए Cu यानी होता है कॉपर, S यानी मैंने कहा था सल्फर, O यानी मैंने कहा था ऑक्सीजन। ठीक, तो देखिए मैंने कहा था एक और चीज कि SO4 को आजे होल हम क्या कहते हैं? सल्फेट कहते हैं। मैंने कहा था, क्या कहा था? सल्फेट। क्लियर? तो हम CuSO4 को आजे होल क्या कहेंगे? इसको पूरा क्या कहेंगे? इसको हम कहते हैं कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट। एक यहां पर लिखा गया था Zn। Zn क्या है? जिंक है। वही ZnSO4 क्या है? क्या है बताओ? देखिए Zn तो यानी मैंने कहा जिंक, S यानी सल्फर, O यानी ऑक्सीजन। SO4 का आजे होल हम कहते हैं सल्फेट। तो इसको पूरा को हम क्या कहेंगे? जिंक सल्फेट। तो ये पूरा हमारा क्या है? जिंक सल्फेट। क्या है? जिंक सल्फेट। इस पूरे को हम क्या कहते हैं? जिंक सल्फेट। देखिए इसका तात्पर्य क्या है? इसका मतलब क्या है? ये जो चीज़ यहाँ पर लिखा है इसका मतलब क्या है? एक रिएक्टिविटी सीरीज होता है, एक रिएक्टिविटी सीरीज होता है। कौन कितनी जल्दी रिएक्ट करता है एक एलिमेंट से, यानी कौन कितनी जल्दी एक एलिमेंट के साथ, एक सब्सटेंस के साथ या फिर एक मैटर के साथ जितनी जल्दी, कितनी यानी कितनी उसकी क्षमता है, कितनी उसकी शक्ति है किसी को अपनी ओर रिएक्ट करने में, किसकी कितनी शक्ति है। तो जो जिंक है Zn की बहुत ज़्यादा रिएक्टिव शक्ति है एज कम्पेयर टू कॉपर। तो इसलिए क्या होता है, जब हम जिंक को CuSO4 के साथ
रिएक्ट कराते हैं तो क्या होता है, जो जिंक होता है ना वो कॉपर को डिस्प्लेस कर देता है अपने CuSO4 यानी कॉपर सल्फेट से जिंक कॉपर को डिस्प्लेस कर देता है, यानी हटा देता है। क्यों? क्योंकि जिंक की जो कैपेसिटी है और जो पावर है वो आज कंपेयर टू कॉपर बहुत ज़्यादा है। तो हमारा प्रोडक्ट क्या बनेगा, ये आरओ क्या दर्शा, ये एक आरओ है जो कि दर्शाता है कि डायरेक्शन, जो कि दर्शाता है क्या बना, हमारा क्या बना। तो बना क्या, जिंक सल्फेट बना ZnSO4। और कॉपर तो निकल गया था भाई साहब, क्योंकि बेचारा धोखे का मारा। ठीक, क्लियर ये चीज़ें हैं। ठीक, अच्छा आइए आगे बढ़ते हैं नॉन मेटल की ओर। देखिए नॉन मेटल्स के फिजिकल प्रॉपर्टी देखते ही क्या कहोगे। देखिए जैसे वो हमारा मेटल था, मेटल हमारा डक्टाइल था, मालेबल था, चमकने वाला था, साउंड करने वाला था। देखिए लस्चरियस यानी क्या है, लस्चरियस यानी चमकीला, पॉलिश्ड, चिकना। सोनरस यानी मारते ही साउंड होगा, मारते ही उसको साउंड होगा। तो देखिए ये नॉन मेटल्स क्या डक्टाइल है, ना ही हम इसे थिन वायर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, ना ही ये इसको हम फ्लैट शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, यानी इट इज़ नॉन मैलेबल। और ना ही ये चमकीला है, ना ही इसका सरफेस पॉलिश जिसे हम नॉन लस्चरियस कहते हैं, और ना ही इसको मारने से साउंड होता है, यानी इसलिए सोनोरस भी नहीं है, या ये प्रोड्यूस साउंड नहीं करता। ये ना ही कंडक्ट करता हीट बट कंडक्ट, ना ही इलेक्ट्रिसिटी, ना कंडक्ट करता हीट, ना कंडक्ट करता इलेक्ट्रिसिटी, ना हीट को अपने से अंदर से पास करने देता है, ना इलेक्ट्रिसिटी को अपने से पास होने देता है। ये बेसिकली कुछ है ही नहीं। तो जो हीट और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते उनको हम कहते हैं इंसुलेटर्स, इंसुलेटर्स। तो आपके घर में जो प्लास्टिक है ना वो प्लास्टिक एक नॉन मेटल है। देखिए एक एक्सेप्शन क्या है कि कार्बन फाइबर एक ऐसा नॉन मेटल है, कार्बन फाइबर जो कि एक ऐसा नॉन मेटल है जो कि डक्टाइल है, जिसको कि हम वायर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। आइए आगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स जानते हैं। जब आप नॉन मेटल्स को ऑक्सीजन के साथ, ये O2 क्या है भाई, O2 क्या है, O2 यानी ऑक्सीजन गैस, O2 यानी ऑक्सीजन गैस। तो O2 यानी ऑक्सीजन गैस होता है भाई, लिखो। तो जब आप नॉन मेटल को ऑक्सीजन गैस के साथ रिएक्ट कराओगे तो आपको नॉन मेटलिक ऑक्साइड मिलेगा। जैसे कि मैंने कहा था मेटल को ऑक्साइड के साथ रिएक्ट कराओगे तो मेटल ऑक्साइड मिलेगा, जो कि बेसिक इन नेचर होता है। तो वहीं जब आप नॉन मेटल्स को ऑक्साइड के साथ रिएक्ट कराओगे तो आपको नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स मिलेंगे, जो कि एसिडिक या फिर न्यूट्रल होते हैं, यानी 7 होते हैं या फिर 7 से लेकर 14 तक इनका pH वैल्यू होता है, यानी 7 से लेकर 14 तक इनका pH वैल्यू होता है, एसिडिक या फिर न्यूट्रल। तो 7 से लेकर 14 तक क्या होता है, यानी 14 तक इनकी pH वैल्यू जाती है। ना ही ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं, ना ही ये किसी एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं। यहाँ पर बेसिकली ऑक्साइड है, ये बेसिकली क्या है, ऑक्साइड है। ये ऑक्सीजन गैस नहीं है, ये ऑक्साइड, यानी ऑक्सीजन को आप रिएक्ट करके ऑक्साइड बनाते हो। ठीक है, ये ऑक्सीजन गैस के साथ ना रिएक्ट करेगा, ना किसी एसिड के साथ रिएक्ट करेगा। तो यहाँ पर नो रिएक्शन, इनके साथ कोई रिएक्शन ही नहीं होता है। ठीक, और इस वीडियो में बस इतना ही। आपको प्लेलिस्ट के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप जाके वहाँ से देख सकते हो चीज़ों को। और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तो बाय बाय एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल दैट पढ़ते रहिए और फुटते रहिए, और सभी लेक्चर्स भी देखते रहिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।